बच्चों बोर के परमाणु मॉडल के अवधारणाएं और सीमाएं के बाद हम पढ़ते हैं द्रव्य की दैहिकी प्रकृति। दैहिकी प्रकृति का मतलब होता है दोहरा प्रकृति दिखाना, मतलब डबल नेचर को रिप्रेजेंट करना। अब डबल नेचर कैसे, जैसे कि हम जैसे आप स्कूल में बड़े सीधे साधे स्टूडेंट जैसे फॉर्मल ड्रेस में रहते हो, उसी बच्चे को अगर आप या मैं आपको उसी पार्टी वार्टी में देख लूँ तो आप एकदम अलग दिखोगे। ठीक है, तो आपकी डबल नेचर दिखाई देती है, स्कूल में अलग नेचर दिखाई दे रहा है, फ्रेंड के साथ अलग नेचर दिखाई दे रहा है। सेम यही चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनों के साथ। किसके साथ? इलेक्ट्रॉनों के साथ, ऋण आवेशित। देखो आपको ये क्लियर है, परमाणु, ये परमाणु है। परमाणु 3 कणों से मिलके बना है। कौन कौन कणों से? ऋण आवेशित, धन आवेशित और आपका उदासीन कण। इन 3 कणों से मिलकर हमारा परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु की दैहिकी प्रकृति मतलब द्रव्य की दैहिकी प्रकृति कब होगी? जब परमाणु डबल नेचर दिखाता है। और डबल नेचर मतलब अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग प्रकृति कब दर्शाएगा? जब इलेक्ट्रॉन के कारण दर्शाता है। याद रखना, इसके लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। तो जब भी हम दैहिकी प्रकृति की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा ध्यान में रखना, डी ब्रोंगली की अवधारणा है। डी ब्रोंगली ने 1924 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और इस सिद्धांत को उन्होंने कोणीय या कणीय प्रकृति सिद्धांत के नाम से दिया था। कणीय प्रकृति सिद्धांत, ठीक है, 1924 में डी ब्रोंगली के सिद्धांत थे ये। अब डी ब्रोंगली ने क्या किया था जानते हैं। तो इस सिद्धांत की पहले हिस्ट्री को जानते हैं, इतिहास क्या कहता है। तो डी ब्रोंगली ने क्या किया, न्यूटन के सिद्धांत, हाइगेन के सिद्धांत और मैक्सवेल के सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों को एक साथ जोड़ दिया और जो नया सिद्धांत बना वो डी ब्रोंगली की द्रव्य दैहिकी प्रकृति या डबल नेचर की प्रकृति का सिद्धांत बन गया। तो जानते हैं इन तीनों साइंटिस्ट ने भी क्या किया था भाई। तो न्यूटन ने क्या किया था, न्यूटन ने प्रकाश पुंज को कण की धारा कहा था। ठीक है, क्या कहा था? न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो प्रकाश की पुंज होती है ना, जो ये इस तरीके से प्रकाश की ऐसे पुंज जाती है, तो ये अगर प्रकाश को हम अगर देखें तो ये छोटे छोटे कण इसमें होते हैं जो गतिशील होते हैं। ठीक है, ये जो कण होते हैं ये गतिशील होते हैं और हमें प्रकाश की भांति दिखाई देते हैं। प्रकाश धारा के कहा था, इसीलिए उन्होंने प्रकाश की पुंज को कण की धारा कहा था। क्लियर हो रहा है? ये कण की जो धारा है जो गतिशील हो रही है। हाइगेन नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा था कि जो प्रकाश का स्रोत होता है वो परमाणु क्या होता है, प्रकाश के स्रोत के परमाणु, है ना। याद रखना, ये भी यही चीज़ बोला था, बस बोलने का तरीका अलग था। उन्होंने क्या कहा था, जो प्रकाश के मान लो स्रोत है ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आ रही है। अब प्रकाश के जो स्रोत है उनके जो कण होते हैं, ये देखो प्रकाश के जो कण है, परमाणु, जिनको हम परमाणु कह रहे हैं, वो क्या करती है, निरंतर दोलन करती है। ठीक है, निरंतर वो गतिशील होती है जिसके कारण वो हमें तरंग की भांति व्यवहार करते हुए दिखती है, लेकिन असल में वो कण होती है। ठीक है, आगे आते हैं मैक्सवेल ने 1900 में इस सिद्धांत को दिया। प्रकाश को गतिशील कण कहा, जिसे क्वांटम या फोटॉन का नाम दिया था। इस कण को, जब कोई भी गतिशील कण है, देखो याद रखना, जो धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं, है ना, जो केंद्र में होते हैं, वो गतिशील नहीं होते। हमेशा गतिशील कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की दैहिकी प्रकृति के कारण परमाणु की दैहिकी प्रकृति बनती है, प्रोटॉन के कारण नहीं बनती। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, कभी भी धन आवेशित गतिशील नहीं होता। तो ऋण आवेशित गतिशील होते हैं। तो प्रकाश को गतिशील कण कहा गया और उन्होंने ये कहा जो कण गतिशील होते हैं वो क्वांटम होता है या फोटॉन कहलाता है, उसका नाम दिया फोटॉन। इस सिद्धांत को बाद में 1905 में आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि दैहिकी प्रकृति क्या होती है। बाद में इन तीनों के, है ना, सिद्धांतों को जोड़ दिया जाए तो डी ब्रोंगली का सिद्धांत बनता है। डी ब्रोंगली के अनुसार प्रकाश में तरंग व कण दोनों के गुण होते हैं, अर्थात सभी गतिशील कण एक निश्चित तरंग दैर्घ्य वाले होते हैं। वाले यहाँ पे लिख लेना, वाले होते हैं जो तरंग के भांति व्यवहार करते हैं। तो हम कह सकते हैं, आगे आप चाहो तो लिख सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि कण एक तरंग के जैसे व्यवहार करता है और तरंग एक कण के भांति व्यवहार करता है। ये आगे आप चाहो तो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं।
इसी धाती प्रकृति के अनुसार उन्होंने क्या किया था, एक सिद्धांत दिया था। देखो मैक्सवेल के अनुसार क्या हुआ था, फोटोन, अगर फोटोन की ऊर्जा है ई, आवृत्ति है वी, ठीक है, तो संबंध अगर मैं बनाऊं तो टोटल एनर्जी मतलब परमाणु की कुल ऊर्जा बराबर, ये तो आपका H क्या हो गया, प्लांक स्थिरांक हो गया, प्लांक स्थिरांक V हो गया आवृत्ति, आवृत्ति के बराबर होती है। आइंस्टीन के अनुसार क्या हुआ था, जो परमाणु की ऊर्जा है ना, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या फोटोन की जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के बराबर होती है और द्रव्यमान के बराबर होती है। द्रव्यमान मतलब मास और ये C मतलब आवृत्ति के बराबर होती है, ठीक है। अगर मैं दोनों समीकरण को आमने सामने करूं, मतलब कि E बराबर E करूं, तो दोनों समीकरणों के मान लिखने पे mc² इज इक्वल hv लिखे। mc इज इक्वल, याद रखना v का जो वेग मतलब आपका आवृत्ति होता है c अपॉन तरंगदैर्घ्य लैम्डा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है v की जगह ये मान को, और उसके बाद फिर लैम्डा h इंटू सी अपॉन एम सी, जो कट होना है कट हो जाएगा और उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। तो डी ब्रोंगली के अनुसार तरंगदैर्घ्य मास और आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यही आपको पूछा जाता है 3 नंबर या 4 नंबर का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल या मैसेज एनी टाइम कर सकते हो बच्चों। और मुझे प्रीवियस क्लास के भी नोट्स नहीं मिले हैं, तो आप लोग कम से कम रिस्पॉन्स किया करो, है ना। आप लोगों के क्लास बहुत ही वीक हैं, मेरे को 12th में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे लोग रिस्पॉन्स करते हैं। आप लोग बहुत पीछे हो बेटा, हिमांशी है आई थिंक, और बहुत सारे बच्चे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते, और आयुष है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम नोट्स तो सेंड किया करो। ओके, गुड लक बच्चों। कोई डाउट हो तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।